हेलो फ्रेंड्स। हरियाणा जीके की सीरीज में अगले लेक्चर के साथ मैं लोकेश ढाका आपका O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हरियाणा के इतिहास को हमने समझा था, कुछ बातें हमने समझ ली थी, तो अपना जो एंशियंट हिस्ट्री थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। एंशियंट हिस्ट्री के बाद आगे हम बढ़ेंगे। आज मेडाइवल हिस्ट्री, हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझेंगे कि हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास क्या था और किस तरीके से चीजें हमें पता होनी चाहिए। हरियाणा में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब चीजों का डिस्कस करेंगे। और आई होप जो भी लेक्चर्स हैं वो आप देख रहे हैं। अगर आपने इससे पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देखिए, ताकि आप इन सब चीजों को कनेक्ट कर पाएं। कनेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी। इस सेशन में जो भी पीडीएफ बनेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इसे डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। इसके माध्यम से आप बहुत सारे कोर्सेज तक अपनी फ्री अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। साथ ही ये बात आप पक्की कर सकते हैं कि आपकी हरियाणा सिविल सर्विस की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती रहे। उसके लिए बहुत सारे पेड और फ्री कोर्सेज आपको इस ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम आपकी बेसिक कितनी तैयारी है उसको आपके अंदाजा लगाने में आपको बहुत मदद करेगी। उसके माध्यम से भी उसके अंदर भी कुछ टेस्ट फ्री हैं जो आपको आपकी हमारी ऐप पे ही मिल जाएंगे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हरियाणा पर। जब हरियाणा पर हर्षवर्धन का शासन था, लास्ट जो हमने देखा था गुप्तोत्तर काल, बेसिकली पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो भारत में हरियाणा जो थे, हरियाणा के अंदर हर्षवर्धन राज्य जो वर्धन वंश या प्रभाकर वर्धन जिन्होंने चलाया था, या इसको पुष्यभूति वंश भी कह देते हैं। उनके बाद गुर्जर प्रतिहार मध्य प्रदेश में, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो जो महाराजा भोज थे वो प्रतिहार वंश के ही शासक होते थे। उन्होंने भी हरियाणा के कुछ हिस्से पर शासन किया हुआ है, तो कुछ अधिकार उन्होंने हरियाणा पर रखा। उसके बाद हरियाणा पर तोमर वंश के राजाओं ने शासन किया, तो तोमर वंश के राजाओं के बारे में देखेंगे। उसके बाद भारत पर क्योंकि विदेशियों के आक्रमण हुए थे तो गजनवी नाम का एक शासक होता था। बाद में हरियाणा के ऊपर भी उसके कुछ लड़के और उसके वंशज जो हैं उत्तराधिकारी, वे यहाँ पर अधिकार करेंगे, आक्रमण करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं हराया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में चौहान वंश, जो तोमर वंश थे, तोमर और चौहानों के आपस में झगड़ा चलता रहता था, तो बाद में फिर चौहानों ने अपनी सत्ता यहाँ पे बेसिकली स्थापित कर लिया अपना साम्राज्य। इसके बाद हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का काल भी देखने को मिलता। तो कुछ इंपोर्टेंट राजाओं के बारे में पता होना चाहिए कि 5 वंश के जो राजा हैं उन राजाओं में से किस किस ने हरियाणा पे वैसे तो बेसिकली अधिकार किया हुआ था, बट उसमें इंपोर्टेंट कोई घटना घट रही है तो उस चीज को आपको समझना जरूरी है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप हरियाणा के किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपको उसके लिए नेशनल लेवल का वो टॉपिक पता होना चाहिए, ताकि उन चीजों को आप आराम से कनेक्ट कर पाएं। और उसके बाद आप उन चीजों को जब कनेक्ट कर लेंगे तो समझ, अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इन चीजों को एक बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको ठीक ठाक बातें समझ में आ जाएंगी। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमने पता है कि भाई पोस्ट गुप्ता एज, गुप्तोत्तर काल के अंदर वर्धन वंश था। हर्षवर्धन जो काफी ताकतवर राजा होता था, हर्षवर्धन की मौत के पश्चात ऐसा माना जाता कि यशोवर्मन नाम के राजा के बारे में भी पता चलता है कि यशोवर्मन नाम के राजा ने कुछ टाइम तक यहाँ पर शासन किया। कहीं कहीं पर यह मिलता है कि भंडी नाम का जो शासक था और उसके वंशजों ने भी यहाँ पर शासन किया। तो हरियाणा पर 2 राजाओं के बारे में अलग अलग जगह ऐसे पता चलता है कि ये शासक रहे थे। उसके बाद प्रतिहार राजाओं के समय तक, जब तक प्रतिहारों का शासन यहाँ पर नहीं आया तब तक इन्होंने शासन किया। और यशोवर्मन जो राजा है उसको कश्मीर में, जैसे मतलब भाई एक किताब है कलहण की राजतरंगिणी, तो कश्मीर के जो वंश थे, कश्मीर का एक राजा होता था लाल आदित्य, उसने भी कहते हैं कि उसने भी इस राजा को हरा के मतलब कहीं ना कहीं और हरियाणा के हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। तो कुछ टाइम तक कश्मीर के शासकों ने भी हरियाणा पर कब्जा किया हुआ है। ये बातें हमें अलग अलग तरीके से पता चलती है, जैसे राजतरंगिणी से इस बात का हमें जिक्र मिलता है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो हरियाणा में उसके बाद जो टाइम आया तो गुर्जर प्रतिहार जो थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनका शासन था, तो उन्होंने हरियाणा पर अपना प्रशासन किया। ग्वालियर में जो शिलालेख है उसके तहत ये पता चलता है कि मिहिर भोज जो राजा था उसने यहाँ पर अपनी विजय की और पंजाब के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तक
उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर जो मिहिर भोज, जो कहते हैं ना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो मिहिर भोज जो राजा है वो यही राजा का नाम हमें ग्वालियर शिलालेख से पता चलता है कि इसने पूरे हरियाणा पर अपना कब्जा किया हुआ था। इसी के टाइम पे अब क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके टाइम पे पिहोवा और सिरसा में उनके शिलालेख हमें मिलते हैं, जिला रोहतक से उनके सिक्के हमें मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर पिहोवा शिलालेख है जो वो 882 बीसी का है, मतलब सॉरी 882 एडी का है। और यहाँ पर व्यापारी आते हैं, घोड़े वगैरह के मेले लगते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई मतलब मध्यकाल में कहीं ना कहीं भारत में हरियाणा में कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर घोड़ों के मेले लगते थे, तो वो चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दौरान यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट एक कल्चरल और ट्रेड के लिए एक इंपॉर्टेंट साइट के रूप में उभरा था। तो पिहोवा जो शब्द है, पिहोवा जो जगह है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके बारे में भी हमें इतिहास में अलग अलग शिलालेखों से, खुद पिहोवा में भी शिलालेख है और अलग अलग कहीं कहीं किसी इतिहासकार से तो कहीं कहीं इन बातों का हमें जिक्र मिलता है कि ये सब चीजें हमारे यहाँ पे होती थी। जो राजा भोज थे उनके उत्तराधिकारी महेंद्र पाल जो राजा थे उनके टाइम का एक अभिलेख है, कुरुक्षेत्र अभिलेख, जो इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जब इनका शासन चला तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद कहीं ना कहीं तोमर वंश के राजाओं के नाम भी हमें देखने को मिलते। तो पहले गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद तोमर, उसके बाद चौहान वंश। तो बीच में कुछ टाइम तक आक्रमणकारियों ने भी हरियाणा पे कब्जा कर लिया था। तो तोमर शासकों की वंशावली बताता है कुरुक्षेत्र में जो अभिलेख है। और प्रतिहारों के ये देखो, हमने देखा था फ्यूडलिज्म एक सिस्टम होता था, भाई राजा होता था, बड़ा साम्राज्य होता था, तो उस साम्राज्य को क्या करता था राजा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और इनको दे देता था, जिनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग शब्दों से जाना था, जैसे सामंतवादी व्यवस्था आप कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप कह सकते हैं भाई कि भाई ये फ्यूडलिज्म कहते हैं। इक्तादारी व्यवस्था, आपको आगे जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो इक्तादारी व्यवस्था इसी को कहा जाता था। साथ ही में ऐसी ही व्यवस्थाओं को जब अकबर ने चलाया था तो इसको मनसबदारी व्यवस्था कहते थे। ऐसे विजयनगर साम्राज्य में जब ये व्यवस्था चलती थी तो इसको न्यायंकार व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। तो अलग अलग व्यवस्थाओं के नाम थे, बाकी चीज यही थी, काम यही था, ऐसे ही प्रशासन दिया जाता था राजा के द्वारा। तो अलग अलग टाइम पे ये डेवलप हुई। तो सामंतवादी जो व्यवस्था है, हमने एक राजा देखे थे जिसका नाम था आंध्र सातवाहन वंश। उन्होंने धरती दान में देनी शुरू की थी ब्राह्मणों को। जब वो धरती दान में दी तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उस धरती को साफ करवा के वहां पे खेती करवानी शुरू करी। उस टाइम से धीरे धीरे ये सिस्टम डेवलप हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, कहीं ना कहीं दुनिया में जो सामंतवादी व्यवस्था उसके बीज कहाँ देखने को मिलता है, तो सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा दी गई जमीन जो दान में दी गई थी उसमें हमें ऐसे अवशेष मिलते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो तोमर वंश के राजा थे, ऐसा माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं इन्हीं गुर्जर प्रतिहार राजाओं के सामंत रहे होंगे। बाद में फिर उनको लगा भाई कहीं ना कहीं कमजोर राजा, तो उसको मार के या फिर उसके साथ लड़ाई लड़के कब्जा कर लिया, वहां पे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो पालम बावली का जो अभिलेख है ये 1280 ईस्वी में, देखो हमने देखा था कि बलबन जो स्टार्टिंग में जब हमने समझा था कि कहां से हमें पता चलता है कि हरियाणा का नाम हरियाणा या हरियाणा के बारे में जिक्र, तो पालम के अंदर एक कुएं के अंदर का अभिलेख मिला था, पालम दिल्ली में। उसके अंदर ये था कि भाई हरियाणा पर पहले तोमर और फिर चौहान वंश के राजाओं का राज था। इस टाइप की बातें हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही दिल्ली संग्रहालय जो शिलालेख है, दिल्ली के अंदर एक इंस्क्रिप्शन रखा हुआ है एक म्यूजियम में, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो 1328 ईस्वी के आसपास का है। उस टाइम पे भारत का राजा होता था मोहम्मद बिन तुगलक, लगभग 1325 से 1351 तक उसने शासन किया था तुगलक वंश में। उस टाइम पे ये लिखा हुआ कि हरियाणा को पृथ्वी पर स्वर्ग माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर इतना सब कुछ हरा भरा था, सब चीजें आपको आराम से सुविधाएं मिल रही थी। तो इन सब चीजों की वजह से हरियाणा काफी फेमस रहा। इसके बाद हरियाणा में अगला जो वंश है गुर्जर प्रतिहारों के बाद, वो थे तोमर वंश के राजा। तोमर वंश का संस्थापक था अनंगपाल तोमर। और तोमर वंश और चौहानों के बीच काफी लंबे समय तक झगड़े होते रहे। तोमर वंश के जो राजा थे अनंगपाल प्रथम, उन्होंने 8वीं सदी में फरीदाबाद के अनंगपुर नामक स्थान पर एक बांध बनवाया था। अनंगपुर एक गांव है, उसी में एक बांध बनवाया था। और साथ में इसने दिल्ली का, मतलब दिल्ली की, ऐसा भी मिलता है कि भाई इसने दिल्ली की जो दिल्ली का जो शहर है वो दिल्ली का ही रूप माना गया, कि इसकी स्थापना भी इसी तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम ने की। अनंगपाल जो द्वितीय था उसका नाम सूरजपाल भी कई जगह मिलता है। इसने कुंड बनवाया था जिसको सूरज कुंड, दो विचार है कि राजा का नाम सूरजपाल था इसीलिए इसको सूरज कुंड कहा गया। कई ऐसा कहते हैं कि नहीं, भगवान सूर्य के नाम से इसको सूरज कुंड के रूप में जाना जाता है। तो
जिसको पहले मयूर झील के रूप में जाना जाता था। साथ ही बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें कुछ सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। और कई कहते हैं कि ये भगवान सूर्य जब सूर्य उदय होता है तो उसके जैसा दिखाई देता है देखने में, इसीलिए इसको भगवान सूर्य को समर्पित भी माना जाता है। तो ये तोमर वंश के राजाओं में एक राजा था। इसके बाद तोमर वंश के ऊपर अटैक होने शुरू हुए भारत में, क्योंकि भारत में क्या था भाई, संपदा अच्छी थी और विदेशी आक्रमणकारी जो आते थे जनरली ऐसे वहां पे रेगिस्तान वगैरह में रहते थे, तो उन सब चीजों को ये लालच था कि भाई यहाँ पे आया जाए। तो हमने कहीं ना कहीं आपसी फूट, देखो ये चीज हमेशा हमारे लिए हानिकारक रही। यहाँ पे तोमर और चौहान लड़ रहे थे, अगर वे कहीं ना कहीं दोस्त होते, अच्छे से यहाँ पे शासन चला रहे होते, तो विदेशियों ने जब आक्रमण किए तो उनका अच्छे से जवाब दिया जा सकता था। कहीं ना कहीं पूरे भारत पे फिर मुस्लिमों का लंबे टाइम तक शासन रहा, एक कारण था आपस में फूट। फिर ऐसे ही आपस में फूट पड़ी तो अंग्रेजों ने शासन का मजा लिया। तो बेसिकली क्या था कि भाई अगर हमारी एकता रहती है तो वो चीज काफी हद तक एक पूरी डायनेस्टी को, एक पूरे साम्राज्य को बचा के रखती है। ठीक है, तो बेसिकली जब भारत पे विदेशियों के आक्रमण हुए तो पहले एक आदमी होता था जिसका नाम था सुबुक्तुद्दीन। बाद में उसी का एक वंशज था मोहम्मद गजनवी। गजनवी नाम की जगह भी थी इसी के नाम से, इसका नाम जैसे मोहम्मद था, जगह के नाम से गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने भारत पर आक्रमण किए 17 बार, लगभग 1001 से 1027 तक इसने आक्रमण किए। इसके दो तीन बहुत फेमस आक्रमण माने जाते हैं, जैसे उसने 1014 में, जैसे 1009 में और 14 में उसने 2 बार थानेश्वर पर आक्रमण किया था। 9 में तो बिना लड़े चला गया था, 14 में इसने लड़ाई लड़ी थी। और भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिसको चक्कर स्वामी की मूर्ति कहते हैं, भगवान विष्णु के रूप में जाने की, तो उस मूर्ति को यहाँ से उठा के ले गया था। साथ ही इसने 1025 ईस्वी के आसपास जो सोमनाथ का मंदिर था गुजरात में, उस सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आक्रमण माने जाते हैं। इसके बाद उसके भारत में उसके साथ अल बिरूनी नाम का एक यात्री आया था, उत्बी नाम का यात्री। तो कुछ इतिहासकार इसके साथ आए थे, उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र थानेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें अपनी किताबों में लिखी भी, यहाँ पे क्या था, कैसा क्या पाया जाता था। जैसे 1009 में जब गजनवी आया तो वो बिना लड़े चला गया। दूसरी बार जब उसने लड़ाई लड़ी तो वो थानेश्वर के राजा जयपाल को उसने हराया। और अल बिरूनी के अनुसार थानेश्वर में चक्कर स्वामी की मूर्ति थी, जो विष्णु भगवान की मूर्ति बेसिकली मानी गई। गजनवी अपने थानेश्वर के आक्रमण में चक्कर स्वामी की मूर्ति अपने साथ ले गया था। यह मूर्ति कांस्य की थी और मानव के आदम कद कहते हैं। आदम कद का मतलब है आदमी के कद जितनी लंबी, मतलब इंसान जितनी लंबी ये मूर्ति रही होगी। ऐसा अल बिरूनी के जो भी बातें उसने लिखी है उन सब बातों से हमें ठीक ठाक अंदाजा लगता है। तो ये सब चीजें हमें पता चलती है अलग अलग इतिहास की किताबों में। इसने किताब लिखी थी, किताब का नाम था किताब उल हिंद, मतलब भारत की खोज। तो इस टाइप की एक बुक में इसने बताया अल बिरूनी ने। और भी बहुत सारी बातें इसने लिखी, जैसे इसने भाई थानेश्वर के बारे में बताया। साथ में इसने कहा भाई हरियाणा के भारत के जो इतिहासकार है वो काफी आलसी हैं। राजा जब उनको कहता भाई इतिहास लिखो तो वो लिखते हैं, उसके ऊपर अच्छे से तारीख वगैरह मेंशन नहीं करते। जब राजा उनको कहता भी तारीख क्यों नहीं मेंशन करते, तो अलग अलग कहानियां बनाने शुरू कर देते। इस टाइप की बातें भी इसने अल बिरूनी ने अपनी किताब के अंदर बताई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट यात्री रहा था। इबन जैसे बाद में तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इबन बतूता, तो इस टाइप की यात्री जो आए हैं उन्होंने भी अपनी किताबों में अलग अलग बातों का जिक्र किया। मोहम्मद गजनवी की जब मौत हुई उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी मसूद जो थे उन्होंने हरियाणा पर कई आक्रमण किए। हरियाणा में हासी और सोनीपत पर दीपाल हरि, दीपालपुर नाम की एक रियासत भी होती थी, तो दीपाल हरि नाम के राजा को हरा के वहां पर अधिकार कर लिया था। हरियाणा में मसूद ने हासी को अपनी राजधानी बनाया था। ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में मसूद ने किसको राजधानी बनाया, तो हासी को। तोमर वंश के जो राजा थे उनके तहत चौहान, परमार, कलचूरी। देखो तोमर वंश के राजा ने क्या किया भाई, क्या हमें इनको हराना है, तो उसने क्या किया, 2-3 वंशों को इकट्ठा कर लिया। चौहानों को कर लिया, परमारों को कर लिया, कलचूरियों को कर लिया, और इनके साथ मिलकर मदूद नाम के राजा होता था। जैसे ये जो मसूद था, इसके बाद एक राजा आया कुछ टाइम तक मदूद, जैसे 2 भाई थे ये, तो इसने अपने भाई को जहर खिला दिया था, उसके बाद ये राजा बन गया था और इसको हरा था थानेश्वर में। हराने के बाद ये जो सेना थी ये ऐसा कहते हैं लाहौर तक चली गई थी, हालांकि इन्होंने लाहौर में ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं दिया, ये वापस धकेल दिए थे। तो रावी नदी के उस तरफ तो मुस्लिम रह गए थे और इस तरफ इन्होंने अपना शासन कर लिया था। तो इनका जो जो एक कहीं ना कहीं जो इनका कोएलिशन हुआ, कहीं ना कहीं गठबंधन हुआ कि भाई हम लड़ेंगे और शासन करेंगे यहाँ पे, तो वो काफी पावरफुल माना गया। ये ध्यान रखना है कि इसमें हेड कौन था, तो इसमें तोमर वंश के राजाओं के हेड उन्होंने किया था, उसके बाद दूसरों ने उसका साथ दिया था। ये चीजें तो रावी नदी के इस तरफ उन्होंने गजनवी वंश को समाप्त कर दिया था कि भाई यहां से अब नहीं। फिर उसके बाद दोबारा से फिर उनके आक्रमणकारी आए,
उनका एक लड़का था मसूद प्रथम का बेटा था इब्राहिम। वो 1059 में फिर आया और उसने कई बार आक्रमण किया और उसने काफी बड़े हिस्से पे अधिकार कर लिया। उसके आक्रमण आगरा, कन्नौज, उज्जैन मतलब काफी मध्य भारत तक फैले हुए थे। उसके बाद तोमार और चौहान वंश के जो राजा थे उनके मध्य संघर्ष चलता रहा। इसी का लाभ उठाकर चौहान वंश के जो राजा थे अर्णोराज, उन्होंने 1139 ईस्वी में हरियाणा पर हमला कर तोमरों को पराजित कर दिया। और तोमर चौहान के मध्य अंतिम लड़ाई, जैसे उसने तो कुछ कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद विग्रहराज फोर्थ नाम का राजा, जिसको बिशल देव के रूप में भी कई जगह पाया जाता है, उसने अंतिम तौर पर लास्ट लड़ाई लड़ी थी। तो ये अंतिम लड़ाई थी जिसका हमें जिक्र अलग अलग जगह से मिलता है। तो उस समय हरियाणा को विग्रहराज के तहत चौहान साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद जो दिल्ली शिवालिक शिलालेख से स्पष्ट होता है, अशोक जो स्तंभ है जो टोपरा में पाया जाता है, 1164 के शिलालेख में शाकुंभरी राजा विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ, दोनों एक ही नाम इसके, अनल देव अर्णोराज के पुत्र का जिक्र शामिल है, जिन्होंने विंध्य से लेकर हिमालय तक के पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था और मलेच्छों को समाप्त कर दिया। ये एक अभिलेख के अंतर्गत लिखा हुआ है। अलग अलग जगह के अभिलेखों से ये पता चलता है कि उसका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला, उसके पिता कौन थे, वो खुद कौन था, उसकी उपाधि क्या थी। तो इस टाइप की बातें हमें पता चलती। तो चौहान वंश के जो राजा है, चौहान वंश का जो अगला राजा था इंपोर्टेंट, वो था पृथ्वीराज तृतीय। क्योंकि इन्होंने जब शासन किया उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय के टाइम पे अटैक हुआ था भारत में मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी ये सोमेश्वर का पुत्र था। उसने दिल्ली हरियाणा पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, उसने अपने पड़ोसी चंदेल, गढ़वाल और चालुक्यों के ऊपर हमले किए और उनसे शत्रुता मोल ले ली। जब मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अपना आक्रमण किया, अपना अभियान चलाया, जिस बात की जानकारी हमें तबकात ए नासिरी नाम की बुक से मिलती है, तो हमें पता चलता है कि मोहम्मद गोरी ने मुल्तान, उचाना, गुजरात पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ 2 बार लड़ाई लड़ी थी। 1191 ईस्वी में, जो करनाल में एक जगह है जिसको तराइन के नाम से जाना जाता है, तराइन, तरावड़ी, तरोरी, तीनों शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहली लड़ाई जो थी वो तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन बाद में जो सेकंड लड़ाई थी वहां पर उसकी हार हुई थी। इस पहली लड़ाई में हांसी के गोविंद राय नाम के राजा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई थी। कई ऐसा कहते हैं कि इस एरिया के काफी आदमियों ने आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से गोरी ने कुछ टाइम तक इसको राजा भी बनाया, बाद में धोखे से मार दिया था, ऐसा भी कहने को मिलता है। और एक जैसे मतलब इसके दरबार में रहता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। उसने ये बताया हुआ है कि भाई इसको मतलब आवाज वेदी तीर चलाना आता था, कि भाई जहां से आवाज आ रही है इसकी आंखें जैसे निकाल ली थी, ऐसा कहते हैं भाई। उसके बाद इसने आवाज वेदी तीर के द्वारा गोरी के गले में तीर मार दिया था। ऐसे ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती है। और बाद में फिर जो चंद्रबरदाई था उसने खुद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। तो इस टाइप की कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमें मिलती हैं लिखी हुई, बट इनको सही तौर पे क्योंकि केवल एक ही जगह से हमें पता चलता, तो हम उस बात पे इतना बिलीव नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वही बात रही होगी। इसके बाद मोहम्मद गोरी वंश का, मोहम्मद जो गोरी था गौर वंश का शासक था, उसने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा था, जिसमें गढ़वाल राजा जयचंद को रहा था। जयचंद की एक लड़की होती थी संयोगिता, जिसको जो पृथ्वीराज चौहान था वो स्वयंवर से उठा लाया था। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट कहानी मानी जाती है। और बाद में जयचंद कन्नौज का शासक था, तो उसी को खुद 1194 में, ऐसे कहते हैं बहुत सारे आदमी भाई जो अपने खुद की मतलब कोई अपनी पीठ पीछे कोई बुराई करता तो कैसे जयचंद कह देते हैं भाई, मतलब क्या है उसी के साथ कंपेयर किया जाता। तो इस राजा को काफी हद तक अच्छा नहीं माना जाता। तो इस टाइप की चीजें भी आपको कहीं ना कहीं इतिहास में सुनने को मिलती हैं। ये इसी का इंग्लिश वर्जन है। ये थे पृथ्वीराज चौहान, जो भारत के काफी इंपोर्टेंट हिंदू राजा माने जाते हैं और अपने आप में शासक के रूप में ये बहुत ही जबरदस्त राजा के रूप में उभरे थे उस टाइम पे। तो पृथ्वीराज तृतीय के रूप में ये जाने जाते हैं। इसके बाद भारत में देखो क्या हुआ, जैसे अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं मेडाइवल एज, मध्यकाल। तो मेडाइवल एज में क्या हुआ था, मेडाइवल एज में 2 घटनाएं घटी। मेडाइवल एज को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक को कहते हैं प्री मेडाइवल एज और एक को कहते हैं पोस्ट मेडाइवल एज। ठीक है। प्री मेडाइवल एज को मानते हैं 712 एडी से लगभग 1206 एडी तक के टाइम को प्री मेडाइवल एज कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, एक तो आक्रमण हुए थे, साथ में यहां पर कुछ देशी राजा भी थे।
जिन्होंने भारत पर शासन किया। तो देशी राजाओं में कन्नौज नाम का जो शहर है, क्योंकि हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये चीजें नहीं आती ज्यादा, लेकिन देशी राजाओं में त्रिगुट संघर्ष चल रहा था एक इस टाइम पे। 3 राज्य थे, जैसे ये भारत है अगर, तो भारत में यहाँ पे राजा होते थे राष्ट्रकूट, ठीक है, यहाँ पे राजा होते थे पाल, और यहाँ पे राजा होते थे गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों का झगड़ा था कन्नौज नाम के शहर के ऊपर। लगभग 200 सालों तक लड़ाई चलती रही और आखिर में कन्नौज जो था वो गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने जीता था। इस टाइप की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। तो ये चीजें भी हैं कि उस टाइम पे ये टाइम चल रहा था और आक्रमण भारत में मोहम्मद बिन कासिम, इसने आक्रमण किया था बेसिकली गुजरात वगैरह पे, सिंध एरिया पे। दूसरा आक्रमणकारी था गजनवी, क्योंकि हरियाणा पे अटैक किया था इसीलिए हमने स्ट्रीम देखा। और तीसरा था मोहम्मद गोरी, क्योंकि इसने भी हरियाणा पे अटैक किया था तो इसीलिए इनके आक्रमण को भी हमने देखा। तो जहां पे हिस्ट्री में हमारे इतिहास हरियाणा की बात आएगी वहां पे हम फोकस करेंगे। जो चीजें हरियाणा से रिलेटेड नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे। बेसिकली ये मान के चलो कि इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको पहले भारत का इतिहास जानना चाहिए ताकि उन चीजों को आप आराम से कनेक्ट कर पाए। जब इन चीजों को समझ लेंगे तो आपको बहुत जल्दी बातें समझ में आ जाएंगी। पोस्ट मेडाइवल एज के 2 टुकड़े हैं, एक 1206 तक, 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत में दिल्ली सल्तनत का राज रहा था। तो दिल्ली सल्तनत जो मोहम्मद गोरी था उसी ने अपना एक गुलाम होता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बिठा दिया था। तो इसको हम देखेंगे सल्तनत काल में। इसके बाद आता पोस्ट मेडाइवल एज में मुगल साम्राज्य, जो बाबर नाम का राजा होता था वो साम्राज्य करेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले, क्योंकि इस पे अधिकार था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ टाइम शासन किया, लेकिन कोई इंपोर्टेंट घटना यहाँ पे नहीं देखने को मिलती कि उसने हरियाणा के रिलेशन में कोई काम किया हो। उसके बाद इल्तुतमिश इसका एक, इसके बाद जो साम्राज्य में राजा बना था उसका नाम था इल्तुतमिश। इसको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, और मतलब कहीं ना कहीं स्लेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश था उसको माना जाता है। इसकी एक लड़की थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिया सुल्तान की जो डेथ हुई थी वो हरियाणा के कैथल में हुई थी। इसने बटिंडा का एक राजा होता था अल्तुनिया, इसके पिता ने एक मतलब तुर्के चहलगानी नाम की व्यवस्था चलाई थी। उसके जो मतलब 40 दल कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आदमी होते थे, उन्होंने क्या किया था, इस रजिया सुल्तान को काफी परेशान कर दिया था। तो इसने एक के साथ शादी की थी। बाद में फिर इसको रजिया सुल्तान को, जो इसने शासन किया था 1236 से 40 तक किया था, और दिल्ली सल्तनत की ये पहली महिला सुल्तान थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत की भी पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। राजा और सुल्तान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सुल्तान जो होता है वो उसके ऊपर, जैसे सुल्तान जो थे दिल्ली सल्तनत के, उनके ऊपर खलीफा का पद होता था, कहीं ना कहीं खलीफा के प्रति वे जवाबदेह होते थे। लेकिन राजा होता अपने साम्राज्य का सर्वे सर्वा। तो इसीलिए मुगल साम्राज्य कहते सल्तनत नहीं, और दिल्ली सल्तनत कहते हैं क्योंकि वे सब के सब खलीफा को बहुत ज्यादा फोकस उनके फॉलो करते थे। तो इनकी सुल्तान बनाने के बाद कैथल में इनको 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को उनको और उनके पति अल्तुनिया को बैराम शाह के डाकुओं ने मार दिया था। और कैथल में ही एशिया की पहली महिला है रजिया सुल्तान, जिनका मकबरा बनवाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती। तो भारत में, हरियाणा में जो गुलाम वंश था, भारत में गुलाम वंश था 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था गुलाम वंश। उसके बाद वंश आया था खिलजी वंश 1290 से 1320। इसके बाद आया था तुगलक वंश 1320 से लगभग 1414। सबसे लंबा कार्यकाल था तुगलकों का, सबसे छोटा कार्यकाल था खिलजियों का। तो खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी था इंपॉर्टेंट राजा, तुगलकों में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट थे। ऐसे एक वंश आया था, वंश का नाम था सैयद वंश। इसने भी कुछ टाइम शासन किया 1414 से लगभग 1451 तक। और इसके बाद शासक आए थे लोधी वंश के, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, दोनों ही इंपोर्टेंट है। तो इन सब राजाओं के बारे में, इनमें से कुछ कुछ राजाओं ने हरियाणा के साथ जो भी घटनाएं घटी उनमें योगदान दिया। तो हरियाणा के रेफरेंस में उन चीजों को समझना जरूरी है। तो बलबन जो था, जब ये सुल्तान बना, ये पहले हासी का इक्तादार होता था। अब इक्तादार आपको समझ में आ गया होगा कि इक्तादार का पद क्या था। उसने मेवात क्षेत्र में अराजकता की समाप्ति हेतु मेवातियों का दमन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राजा ने, मेव नाम की एक जाति थी उसको, उसका दमन किया था। जलालुद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का संस्थापक था। सुल्तान बनने से पहले ये केथल का इक्तादार था, या मुक्तिदार भी कह देते थे। फिरोज शाह तुगलक था, उसने हरियाणा में 3 नगर हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद का स्थापना करी थी। उसने सिंचाई हेतु नहरें बनवाई थी, ईस्टर्न यमुना कैनाल, वेस्टर्न यमुना कैनाल।
ठीक है, नहरें भी बनवाई थी, और उसके बाद उन्होंने हिसार में गुजरी महल, लाट मस्जिद का निर्माण करवाया था, एक किला बनवाया था हिसार फिरोजा। तो इस टाइप की बहुत सारे काम फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या था भाई, उसकी माँ जो थी वो कहते हैं हिंदू महिला थी, पिता था वो मुस्लिम था। तो ऐसा कहते कि इसने, जैसे बहुत सारे आदमी इसको फील होता था कि भाई कहीं मैं कोई काम करूं, उनको ये लगे कि मैं जानबूझ के मतलब भारतीयों को या मतलब हिंदुओं को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो इसने क्या किया था, जानबूझ के हिंदुओं को और ज्यादा परेशान किया था, ताकि कहीं ना कहीं वे मतलब ये ना फील करे कि इसने जानबूझ के ऐसा किया। तो इसकी धर्मांध नीतियों के कारण यह है कि कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए और उसने गोहाना के कई हिंदू मंदिर तुड़वाए। उसने कई आदमियों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जिससे हिसार व सफीदों में इसके विरुद्ध विद्रोह देखने को मिलते। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है। फिर भारत पर हरियाणा पर आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का, जो ईरान का शासक था। उसने 1398 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान की ओर से आक्रमण शुरू किया। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत से होते हुए दिल्ली पहुंचा। उसने दिल्ली में पहुंचकर 10,000 लोगों को कत्लेआम करवा दिया था। उसमें दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, ये क्वेश्चन याद रखना, ये हालांकि इंडियन हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नसरुद्दीन महमूद उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का शासक था, वो राजधानी छोड़कर भाग गया था, और तैमूर लंग व कैथल के जाटों के मध्य लड़ाई भी हुई, जिसके बाद जाटों की हार हुई थी। इसके बाद तैमूर ने सैयद वंश के खिजर खां को दिल्ली का सुल्तान नामांकित किया। उसके आक्रमण से दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई, जिससे हरियाणा प्रदेश अनेक छोटे छोटे राज्यों में निर्माण देखने को मिलता है। तो कैथल में मोहन सिंह मंडार ने स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। इस टाइप की बातें भी आपको देखने को मिलती हैं। आखिरी जो चीज है, सिकंदर जो वंश था, सिकंदर जो लोधी था, वो लोधी वंश का राजा था। इसने भी धार्मिक कट्टरवाद के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके धार्मिक अत्याचारों के कारण जींद में विद्रोह हुए। दिल्ली सल्तनत का ये एक अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, और इसके कारण पानीपत की लड़ाई में हरियाणा की जनता ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि इसकी जो नीतियां थी वो काफी अच्छी नहीं थी। तो पानीपत का पहला युद्ध 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई और इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में ही बनवाया गया। साथ ही युद्ध की विजय के बाद बाबर ने अपनी पत्नी की याद में काबुली बाज मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हरियाणा से रिलेटेड थी वो हमने इस लेक्चर में देखी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस को अपडेट आपको मिलती रहे। जो भी आपको अपने तरफ से कोई भी सुजेशन लग रहा है, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाए, ताकि हम उस चीजों में सुधार कर सके। थैंक यू सो मच।